बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर एक कहानी सुनेंगे। जैसे स्कूली जीवन में हम कई प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब हम प्रवेश करते हैं, उस समय पढ़ाई के साथ साथ कई बार मौज मस्ती भी करते हैं। एक दूसरे के साथ मनोरंजन भी करते हैं। कक्षा में हम मस्ती भी करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। उसी प्रकार आज एक बच्चा अपनी कक्षा में मस्ती के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से अपने एक शिक्षक के साथ जो अच्छी खासी पढ़ाई करते थे, छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाते थे, अच्छे शिक्षक के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। गलत इल्ज़ाम लगने से उस शिक्षक को उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। इसी के ऊपर आधारित एक कहानी कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 20 के ऊपर है। उस कहानी का नाम है सज़ा। कहानी क्रमांक 3, जिसका नाम है सज़ा, पन्ना नंबर 20। आगे देखिए। बहुत दिनों के बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है। सुखद यानी सुख देने वाला। यह बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। मेरे लिए बचपन के मायने है हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज़ में झंकृत हो उठे। झंकृत हो उठना यानी झंकार करने वाला, आवाज़ करने वाला। पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। यानी जब हम पढ़ाई के लिए कई बार बाहर होते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब हम हमारे जिस गांव में पले हुए होते हैं, जिस गांव में हमारा जन्म होता है, उस गांव का सौंदर्य हमें बहुत दिनों के बाद कैसा लगता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया है। बहुत दिनों के बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है। ये बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपना बचपन को बहुत चाहा हो। मेरे लिए ये बात मायने रखती है। हरी भरी घास, महकता मैदान, मैदान में फैली खामोशी यानी शांति, और उसी शांति से बीच से झंकृत होती हुई आवाज़, जैसे पीपल के सघन झुरमुटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी और उनके गीत। ये जो ग्रामीण इलाके का वातावरण है, इससे कवि लेखक बहुत ही अच्छी तरह से परिचित है। इसका वर्णन यहाँ पे किया है। आगे, बहुत वर्षों के बाद मैं गांव लौटा था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था। यानी गांव में लौटने के बाद गांव में कुछ बदल गया था और समुद्र तट पर वाला विस्तृत जो क्षेत्र था वो वैसा का वैसा ही था। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी की याद आ गई। वे यही रहते थे। हरी सुंदर बाड़ लगा और आंगन और छोटा सा मकान।
उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। बहुत दिनों के बाद गांव जब लौटकर मैं आया तो मुझे समुद्र तट का विस्तृत क्षेत्र वैसा का वैसा ही दिखाई दिया। उस समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा हुआ तो मुझे गणित वाले शिक्षक की याद आ गई, क्योंकि उस समय हम गणित के शिक्षक नहीं, हर एक शिक्षक से बहुत डरते थे। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान, यानी छोटे से मकान के सामने हरी सुंदर बाड़ आती थी। बाड़ के आगे थोड़ा सा आंगन था, आंगन के आगे थोड़ा सा छोटा सा मकान था। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। आगे, हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट यानी प्रवेश करना, विस्तृत यानी फैला हुआ, हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं की प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, प्रविष्ट होना यानी प्रवेश करना, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। मेरे पिताजी स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा दान दिया था। वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। यानी लेखक, जिस लेखक ने ये कहानी लिखी है सजा, उनके पिताजी, उन्होंने स्कूल भवन निर्माण के लिए धन दिया था और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य थे, और साथ में समाज में वकील होने के कारण उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा यानी उनका समाज में अच्छा खासा मान सम्मान रहता था। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो हैं? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा। तब मुझे उस समय ऐसा लगा कि एक हट्टे कट्टे बड़े शिक्षक को मेरे छोटे से छोटे कद के पिताजी कैसे ठीक करेंगे। पहले तो मैं स्तंभित रह गया। स्तंभित रहना यानी स्तब्ध रहना, चुप रहना। नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर जी को कैसे सीधा कर सकेंगे। यह बाद में मैं समझा कि वह पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें यह कहने की शक्ति दी थी। यानी दुबले पतले मेरे पिताजी को पैसे और प्रतिष्ठा ने उन्हें ताकत दी थी जिसने यह कहने की शक्ति उनमें आ गई थी। उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया। अपराध तो उसे आज कह रहा हूँ, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। जैसे स्कूली जीवन में जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मैंने एक अपराध किया था। अपराध तो मुझे वह आज लग रहा है, लेकिन उसी समय तो मुझे वो एक पराक्रम लग रहा था, कारनामा लग रहा था। गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे। मेरे दोस्त भी मेरी तरह थे, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। यानी छोटा जब था मैंने गणित की परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं की थी, मौज मस्ती खूब सारी की थी, सैर सपाटे भी लगे थे। ज़्यादा देर कहीं मैं घूमता था, पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ रहकर भी उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की। अंतिम दिनों ने उन्हें परीक्षा की तैयारी कर ली थी। अकेला मैं ही रह गया था बिना कोई तैयारी किए। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मुझसे पहला सवाल हल नहीं हुआ था। यानी परीक्षा शुरू हो गई, उस समय शुरू में मैंने सोचने का प्रयास किया, लेकिन तैयारी तो नहीं की थी। लेकिन आधे घंटे तक कुछ सोचने के बाद भी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। सवालों के जवाब हल करने को नहीं आ रहे थे। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। यानी भीतर ही भीतर मैं डरने लगा, सोचने लगा
फेल होना तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, यानी परीक्षा में अपयश मिलना ये हमारे लिए बहुत ही बेइज्जती है। मैंने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी, यानी मैंने एक चिट पर मुझे जो सवाल का जवाब नहीं आ रहा था उसे मैं लिखकर मैंने पास वाले मेरे दोस्त को दी। मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल कर लेने दो। और मैंने उस चिट में कहा था, पन्ना नंबर 21 पे देखिए, उस चिट पर लिख दिया मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल करने दो, यानी तुम्हारे पेपर पर जो लिखा है उसकी नकल मुझे करने दो। पन्ना नंबर 21 पर देखिए, मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह से रख दी कि मैं सब कुछ देख सकूं। उस बच्चे ने जिसको मैंने चिट दी थी उसने मुझे क्या किया, कॉपी इस तरह से रख दी कि उसे मैं देखकर उसकी कॉपी यानी नकल कर सकूं। मैं तेजी से नकल करने लगा, तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। ये गणित वाले मास्टर जी का हाथ था। जैसे ही मैं किताब में देखकर उस कॉपी की नकल करने लगा, उसी समय मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा और वह हाथ था मेरे गणित वाले शिक्षक का। क्या कर रहे हो? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उसकी कॉपी ली और मेरी भी, दोनों का मिलान किया, यानी दोनों कॉपी मिलाकर देखी। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का भी ध्यान नहीं गया, यानी उस गणित वाले शिक्षक ने, सुपरवाइजर ने इस तरह से यह काम किया फुर्ती से, खामोशी से, कि बाकी किसी को, जो छात्र परीक्षा में पेपर लिख रहे हैं, उन्हें किसी की बात की भनक तक ना हो। यह देखकर मैं शांत रह गया। कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। जमीन में गड़ जाना यानी अपमानित होना। शर्म और तिरस्कार से मेरा मुंह सिर नीचे गया, जैसे मुझे लगा कि जमीन में मैं गड़ गया हूँ, अपमानित हुआ हूँ। जमीन में गड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। जैसे ही परीक्षा में कॉपी करते हुए मुझे पकड़ा तो मेरा सर लज्जा से झुक गया। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा, यानी गणित वाले शिक्षक ने, जो सुपरवाइजर थे। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा। डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, नकल करते हो यानी कॉपी करते हो। जैसे ही बाकी के छात्रों के सामने मुझे अपमानित न कर हमारे शिक्षक ने, डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वे मुझे एक बाजू ले गए आगे से और एक जोरदार तमाचा जड़ा लगा दिया और बोले, नकल करते हो। रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे, यानी चाहे तो गणित वाले शिक्षक मुझे कक्षा में ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे अन्य लड़कों के सामने मुझे बेइज्जत करना नहीं चाहते थे। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की, यानी मन ही मन मैंने उन शिक्षक का, गणित वाले शिक्षक का आभार व्यक्त किया, अनुभव की, और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा और सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गए, यानी उन सवालों के जवाब मैंने लिखे। पर आगे देखिए, पन्ना पलट कर देखिए, पन्ना नंबर 24 पर
आगे, वे मुझसे हल हो गए पर मेरा मन दिन भर कुढ़ता रहा। कुढ़ता यानी मैं सोचता रहा, दिन भर विचार करता रहा, मन ही मन जलता रहा। पता नहीं ये मेरे गुनाह की वजह से अथवा मुझे दी गई सज़ा के कारण, यानी मेरे हाथों से गुनाह हो गया था कॉपी करना। और दूसरी बात यह थी कि इसका नतीजा मुझे सजा दी गई थी, जैसे तमाचा मारा था। लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों आज गणित का पेपर कैसा हुआ? आगे, उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभाव से दबकर मैं बोल गया। यानी कुछ स्कूल में जो घटना हुई उसके विपरीत मेरे ऊपर इस प्रकार के संस्कार भी नहीं होते, किसी का प्रभाव भी नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने अपने पिताजी से शिक्षक के बारे में झूठ कहा था। उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभाव से दबकर मैं बोल गया। सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसलिए मैं उलझन में पड़ गया। पिताजी मेरी ओर ताकने लगे, यानी मेरी ओर देखने लगे। अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? आगे, झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया। जैसे ही पिताजी ने किसने परेशान किया, कैसे किया यह बात कही, तो झूठ के रास्ते पर मैंने मेरा घोड़ा दौड़ा दिया। मतलब एक के बाद एक मैं अपने पिताजी से गणित वाले शिक्षक के बारे में झूठ बोलता गया और कहा। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा? मैं नितांत दुष्ट बन गया था। हाँ बिल्कुल बेबात। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल बेबात, किसी से मेरा झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मैं नितांत दुष्ट बन गया था। हाँ बिल्कुल बेबात। बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया? और जिस शिक्षक ने मुझे सिर्फ एक तमाचा मारकर अंदर जाने के लिए कहा था, उसी शिक्षक के बारे में मैंने मेरे पिताजी से उनकी शिकायत की और कहा। न बोलते हुए भी शिक्षक के बारे में मैंने कहा। शिक्षक ने कहा कि तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। तमतमा उठना यानी बहुत गुस्सा होना, अत्यंत क्रोधित होना। चेहरा तमतमा उठना, अत्यंत क्रोधित होना। जैसे ही मैंने मेरे भाई के प्रति किसी ने झूठ बात कही तो मैं अत्यंत क्रोधित हो गया। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। बोले, अच्छा ऐसा कहा उसने? कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, जा सो जा। मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकलते थे। मिथ्या यानी झूठ के शब्द, एक के बाद अंगारों की तरह, जैसे अंगार निखार आता है, उसमें अंगारों में निखार आता है, ऐसे। यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। यानी उस समय जब मेरे पिताजी ने उनका औहदा, स्थान और प्रतिष्ठा की बात कही नहीं होती तो सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता, यानी उससे निपट जाता, उस प्रदूषण से अवश्य मैं बच गया होता। बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियाँ जुड़ी हुई होती है। यानी एक बार यदि हम झूठ बोलते हैं ना, उसके बाद हम हमेशा झूठ के बाद झूठ बोलते ही रहते हैं और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे गणित को शिक्षक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया है तो मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुई। खुशी होना, आनंद होना।
ठीक हुआ ये इसी योग्य थे। यानी मेरे मन में ऐसा सोच लिया कि हाँ वो शिक्षक थे ना उसी योग्य थे। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान शिक्षक थे, अध्यापक थे। विद्वान यानी होशियार बुद्धिमान अध्यापक थे। यानी मेरे झूठ का नतीजा जब उसका खामियाजा गणित के शिक्षक को भुगतना पड़ा, उस वक्त इस घटना को कई घंटे कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि मास्टर जी को बहुत कठिनाइयाँ करनी पड़ी, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी, उन्हें निकाल दिया गया था। और जब ट्रस्ट मंडल बदल गया और मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, उसके बाद उस शिक्षक को नौकरी पे फिर से लिया गया, क्योंकि वे गणित के शिक्षक जो थे ना बहुत ही विद्वान अध्यापक यानी बुद्धिमान शिक्षक थे। इस प्रकार हमने सजा इस कहानी के कुछ हिस्से का अध्ययन किया। जैसे पन्ना नंबर 20, 21 के बाद पन्ना नंबर 22 के पन्ने पर आखिर तक हमने कि जो आखिर का जो पैराग्राफ है वहाँ तक हमने अध्ययन किया। अब इस अध्ययन करने के बाद इसके कुछ सवाल मैं होमवर्क रूपी सवालों के जवाब आपको लिखने हैं, इसलिए इन सवालों के जवाब बताता हूँ। जो सवाल पन्ना नंबर 25 पर है, मौखिक सवाल को कहानी का नायक अपने बचपन के किन अनुभवों को दोहराना चाहता है। कहानी का नायक यानी लेखक जो पढ़ाई करते समय मौज मस्ती करता था, शिक्षक को सिखाता था, शिक्षक को कुछ ना कुछ बोलता रहता था, उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे नायक अपने बचपन के अनुभवों को दोहराना चाहते थे। यानी बचपन में जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी थी उसी प्रकार की बात और बचपन के कुछ क्षण अनुभव दोहराना चाहते थे। ख विजय वकील का गांव कहाँ था। विजय वकील का गांव ग्रामीण इलाके में था। विजय वकील ने क्या अपराध किया था। विजय वकील ने अपराध यह किया था कि उन्होंने बेवजह अपने गणित के शिक्षक के ऊपर झूठ बोलकर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मुझे यूं ही मेरी कुछ गलती न होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सज़ा दी, शिक्षा दी, मेरे गाल पर तमाचा मारा। इस तरह के क, ख और ग इन 3 सवालों के जवाब लिखकर मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर नोटबुक में लिखकर भेजने हैं। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, आगे की पन्ना नंबर 23 और 24 के ऊपर जो बाकी का शेष पाठ है इसका अध्ययन हम आगे की तासिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।